आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश साल का चंद्र ग्रहण। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और हम हर ग्रहण के दौरान आपको बताते हैं उससे जुड़ी हुई खास जानकारियां, वो सावधानियां जिन्हें आपको ग्रहण के दौरान करनी चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या ना करें आप, इन सभी बातों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आचार्य जी का आशीर्वाद तो मिल ही चुका है और अब बिना देर किए आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं कि आज कब शुरू होगा चंद्र ग्रहण और क्या कुछ विशेष है इस बार। आचार्य जी, आज रात में इस वर्ष का दूसरा ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस चंद्र ग्रहण का स्पर्शकाल भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:45 पर शुरू होगा, जबकि इसका मोक्ष काल रात 1 बजे होगा। इस चंद्र ग्रहण का कुल पर्वकाल 4 घंटे और 15 मिनट का होगा। इस ग्रहण के दिन सूतक काल अब से कुछ देर पहले यानी दोपहर पहले 11:45 पर ही शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए सूतक से जुड़ी जानकारी आपको हम आगे बताएंगे। तो ये थी चर्चा आज के दिन लगने वाले ग्रहण के बारे में। और अब जानते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ दृश्य होगा। आपको बता दूं कि ग्रहण के समय चंद्रमा तुला राशि में रहेगा और ग्रहण की शुरुआत में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेगा। चूंकि स्वाति नक्षत्र 9:40 तक है, तो अब ग्रहण स्वाति से विशाखा में शिफ्ट हो जाएगा। यानी ग्रहण जो है स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र दोनों में होगा। स्वाति में शुरू होकर विशाखा में समाप्त होगा। वैशाख पूर्णिमा पर लग रहा ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। बता दूं कि जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ से होती है तो उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसके कारण से ग्रहण हर जगह नहीं देखा जा सकेगा। भारत में भी ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। ये चंद्र ग्रहण यूरोप, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर में दिखाई देगा। और अब बात ये कि आज इस चंद्र ग्रहण के बाद अगला ग्रहण कब पड़ रहा है। बता दूं कि इस ग्रहण के बाद इस वर्ष का तीसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 14 अक्टूबर यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिन शनिवार को लगेगा। ये सूर्य ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। कंगन जैसी आकृति, कंकणाकृति, कंकण मीन्स कंगन, कंकड़ का मतलब होता है एक चारों तरफ रिंग जैसी आकृति। कंगन जो स्त्रियों के हाथ पहनने का कंगन होता है। इस ग्रहण का स्पर्शकाल भारतीय समय के अनुसार रात 8:34 पर शुरू होगा और जबकि मोक्ष काल देर रात 2:25 पर होगा। अतः उस ग्रहण का कुल पर्वकाल 5 घंटे 51 मिनट का रहेगा। उस ग्रहण के दौरान यानी 14 अक्टूबर को इस ग्रहण का सूतक काल सुबह 8:34 पर ही शुरू हो जाएगा। तो वो तो 14 अक्टूबर को होना है। अभी फिलहाल चौथा चंद्र ग्रहण भी जान लीजिए, क्योंकि अगर अगला सूर्य ग्रहण है तो उसके 15 दिन बाद फिर चंद्र ग्रहण होगा, यानी 28 अक्टूबर। देखो, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आप जज्ब कर लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अक्टूबर के महीने में आपको जो कुछ भी मूवमेंट करना है, जो कुछ भी अपनी प्लानिंग करनी है, व्हाट्सएवर इट मे बी रिलेटिंग टू योर फैमिली, एजुकेशन, टूर्स, ट्रेवल्स, कॉर्पोरेट वर्क, व्हाट्सएवर, और गवर्नमेंट जॉब, व्हाट्सएवर इट मे बी, आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली 14 अक्टूबर और चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। तो अगर कोई मूवमेंट प्लान करना है तो इसको ग्रहण को ध्यान में रखिए। यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन शनिवार, इस ग्रहण का स्पर्शकाल भारतीय समय के अनुसार रात 1:05 पर शुरू होगा और मोक्ष काल देर रात 2:24 पर होगा। अतः इस ग्रहण का कुल पर्वकाल 1 घंटे 19 मिनट का होगा और उस ग्रहण के दिन यानी 28 अक्टूबर को ग्रहण का सूतक काल शाम 4:06 पर ही शुरू हो जाएगा। सब नोट कर लीजिए महाराज, प्लानिंग बनाने के काम आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दूं कि आज बुध पूर्णिमा और कूर्म जयंती भी है। कूर्म का बड़ा महत्व है, कछुए का बड़ा महत्व।
आपको बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है। दरअसल माना जाता है कि आज यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। साथ ही आज के दिन यथाशक्ति कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। और ख़ास बात ये भी है कि 130 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये थी चर्चा इस ग्रहण के बाद लगने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय के बारे में। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रहण के दौरान चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एबनॉर्मेलिटी, देखो शब्द इस्तेमाल कर देते हैं नॉर्मली नेगेटिविटी, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड नथिंग। अब यहाँ निगेटिविटी का कोई पैमाना नहीं है कि हम उसको किसी मीटर पर नाप देंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कोई पीएच वैल्यू नहीं होती है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की। बात हम करते हैं एबनॉर्मेलिटी विच इज नॉट नॉर्मल, जो हमारे रूटीन कोर्स में नहीं है। रूटीन में सूर्य यहाँ होता है, चंद्रमा यहाँ होता है, पृथ्वी यहाँ होती है, तीनों एक लाइन में जब आ जाते हैं देन इट इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन। तो बहुत एटमॉस्फेयर में बहुत एबनॉर्मलिटी फैल जाती है। इसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर पड़ता है। इसलिए सूतक लगने पर घर में सभी पानी के बर्तन में दूध और दही में खास तौर से कुछ और तुलसी की पत्ती या दूध धोकर डालनी चाहिए। अब देखो दूध दही में क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट है, ये वेजिटेबल नहीं है, एनिमल प्रोडक्ट है। और इसमें वो 12 अमीनो एसिड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत तेज एक्सेप्ट, इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा, बड़े संवेदनशील होते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एबनॉर्मेलिटी का बड़ी तेज़ी से असर दूध, दही, मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट में भी, चीज़ इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली प्रोसेस्ड, मतलब जो कॉटेज चीज़ है उसमें बहुत तेज असर होगा। तो माना जाता है कि ग्रहण में वातावरण की किरणें एबनॉर्मल प्रभाव छोड़ती हैं। देखो बार बार हमारे मुंह से भी नकारात्मक निकल जाता है। शब्द नकारात्मक नहीं है, शब्द असामान्य है। अब असामान्य है तो हमको उसके सर्टेन रिजल्ट्स नहीं मालूम है। हो सकता है वो बहुत फायदा करने वाली चीज़ हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से हम उससे परिचित नहीं, निश्चित रूप से वो हमारे रूटीन के अनुरूप नहीं है। तो जो हमारे रूटीन के अनुरूप नहीं है उससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने की मनाही रहती है, क्योंकि किरणों का जो असामान्य प्रभाव है वो खाने पीने की सामग्री पर भी पड़ता है। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो उनके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं। देखो ये इतना महीन प्रभाव है कि इसका रिजल्ट हो सकता है 50 साल बाद आवे। अब हमारी उम्र 67 साल, 50 साल बाद हम होंगे कि नहीं होंगे? तो बुढ़ों पे ये चीज़ लागू नहीं होती। छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो इन चीज़ों को रिपेल कर सकते हैं। और जो अशक्त हैं और रोगी हैं उनके लिए तात्कालिक चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं, बहुत लॉन्ग रन की बात है सेकेंडरी। इसलिए वृद्ध, अशक्त, बालक इनको सूतक इत्यादि के नियमों से हमेशा बरी रखा जाता है कि उन पर सूतक के नियम इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप इस स्थिति में हैं कि उन नियमों का पालन कर सके, जरूर करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप करने में असमर्थ हैं तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं करेंगे तो अभी कोई बम फटने वाला है, नथिंग लाइक दैट। ये एक बहुत ही सुपर फाइन लाइफ स्टाइल है। ये कोई भोंडी चीज़ नहीं है कि अभी ग्रहण है, मैंने अभी खाया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही सब कोई नॉनसेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत सुपर फाइन चीज़ें हैं जो मनुष्य के एटीट्यूड पे बड़ा इन द लॉन्ग रन इम्पैक्ट देती है। और कब, किस नक्षत्र में है आप, प्लैनेट के किस हिस्से में हैं आप, अर्थ के किस हिस्से में, आपकी खुद की राशि क्या है, आपके जन्म के समय चंद्रमा कहाँ था, आपके जन्म के समय स्वाति नक्षत्र जो कि जिस पे पढ़ना शुरू हो रहा है ग्रहण, और विशाखा नक्षत्र जिस पे ग्रहण खत्म हो रहा है, वो आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ है, ये सब उससे रिलेट करता है कि ग्रहण का आपकी लाइफ के किस वॉक ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट होगा, किस हिस्से पर इम्पैक्ट होगा लंबे समय के बाद। साथ ही खाने पीने की जो सामग्री पहले से बनी रखी है उसमें तुलसी का पत्ता या कुश डालना चाहिए। कहते हैं खाने पीने की चीजों में तुलसी क्यों डालनी चाहिए,
या कुछ तो डालना है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तुलसी में पारा होता है, इसकी वजह से किसी भी प्रकार की किरण का प्रभाव उस पर आसानी से नहीं पड़ता। और कुश सबसे ज़्यादा निगेटिव है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे ज़्यादा। अब ये देखो, ये जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसी फैमिली की चीज़ है। वी कांट कॉल इट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स एक लाइन में आने से जो पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मान्यता है कि एबनॉर्मल ऊर्जा तुलसी के पास जाते ही निष्क्रिय हो जाती है, या निगेटिव ऊर्जा तुलसी के पास जाते ही निष्क्रिय हो जाती है। तुलसी के पत्ते जिन चीज़ों में पड़े रहते हैं उनमें नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, और कुश जिन चीज़ों में डाल दिया जाता है उस पर तो पड़ने का, सो कुछ तो बिल्कुल एकदम वहाँ से कुछ गुजर ही नहीं सकता जहाँ पे कुश है। इसीलिए कुश के आसन पर बैठकर पूजा की जाती है, क्योंकि जब पूजा करते हैं तो साउंड इंजीनियरिंग क्रिएट होती है। साउंड इंजीनियरिंग से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और कहीं प्लैनेट अर्थ जो है निगेटिवली चार्ज है, उससे अगर कनेक्ट हो गई तो हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें चली जाएगी। इसीलिए हम कुश का आसन बना के उस पर बैठ के पूजा करते हैं। इसीलिए ग्रहण के समय खाने पीने की चीज़ों में कुश डालते हैं। कुश नहीं अवेलेबल, तुलसी की पत्ती डाल दो। अब कहीं तो तुलसी भी अवेलेबल नहीं है तो सेलुलोज भी इसमें काम करती है। ये जो दूर्वा होती है, दूब घास, वो भी इसमें काम करती है, उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। हमको लगता है साइंटिस्ट लोग कुछ दिन बाद सेलुलोज स्टिक्स बना देंगे, है ना, कि आप ग्रहण पड़ा, जब वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये हो रहा है, तब वो आज तो साइंस बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, दे विल क्रिएट सम सेलुलोज स्टिक कि अपने खाने पीने में डाल लो। आचार्य जी, साथ साथ हम खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का मौका है, तो किस तरह से श्रद्धालु अलग अलग पवित्र जगहों में स्नान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आचार्य जी। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ छीलना या काटना नहीं चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि गर्भवती महिला के आसपास से ग्रहण के जो अगर कोई खराब इफेक्ट होता हो या एबनॉर्मल इम्पैक्ट है, उसको दूर करने के लिए उसके कमरे के बाहर गाय के गोबर या गेरू से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। अच्छा, गेरू के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं साइंटिफिकली आई डोंट नो, लेकिन हमें ये याद है कि पहले भारत हमने होते देखा है और अपने शरीर पर भी होते देखा है। कभी कभी एलर्जी हो जाती थी और शरीर पर चकत्ते निकल आते थे, तो गांव घर में महिलाएं शरीर पर गेरू लगाती थी, गेरू की पकौड़ी बना के खाने के लिए कहती थी। तो गेरू का क्या इम्पैक्ट है, अब इस पर साइंटिस्ट को चाहिए रिसर्च करके दें। अब इतना साइंस के पास रुपया पैसा संसाधन है, करना चाहिए ना। तो गेरू से, अच्छा गाय का गोबर जो है उसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एकदम, वो तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव में टर्न कर देती है। तो क्या गाय के आहार नाल से गुजरी हुई चीज़। अब देखो, लोग जब हम गाय की बात करते हैं, गाय के गोबर की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं ओह शिट, काऊ पॉटी। अब लेकिन जो दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफ़ी है वो है एक नेवले जैसे जीव के आहार नाल से निकल के सबसे अच्छी बन जाती है, उसका लोग बड़े शौक से सेवन करते हैं। लेकिन जब गाय के गोबर की बात करो तो ओ शिट, काऊ पॉटी हो जाता है मामला, है ना। तो लेकिन ठीक है, हमें लगता है अब बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे, बिल्कुल अब नए बच्चे समझना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड एंड इफ देयर इज समथिंग। अभी आपने देखा हाल में एक जगह एक फैमिली में एक बहुत ही पढ़ी लिखी बच्ची, वो कोशिश कर रही थी कि काऊ ने जब डंक किया उसके बाद वो शुशु कर रही थी, तो कोशिश कर रही थी वो उसको अलग कर ले, काऊ डंक को अलग कर ले। तो हमने पूछा बेटा क्या करोगी, तो उसने कहा कि वो उपले बनाऊंगी सर। वो मतलब ठीक है। तो अब ये जो आपकी गर्भवती महिला है, इसके दरवाजे पर आप स्वस्तिक नहीं बना सकते, उस कुछ एरिया कच्चा एरिया गाय के गोबर से लीप दीजिए, तो वहाँ पे फ्लो कम हो जाएगा। वो जो ऐसा नहीं कि वो कोई इट विल शैल क्रिएट ए शील्ड। अब स्वस्तिक बनाने के बाद क्यों की जाती है, क्योंकि स्वस्तिक में 1 मिलियन पॉजिटिव बोविस एनर्जी होती है जो 90 डिग्री पे होता है।
अगर उसको जरा सा टर्न कर दे तो 1000 रह जाती है, उसको पलट दे तो -1000 हो जाती है, उसको पूरा 90 डिग्री पे पलट दे तो -1 मिलियन हो जाती है। तो स्वस्तिक में 1 मिलियन पॉजिटिव एनर्जी होती है एंड इट इज ऑल टेस्टेड इन लेबोरेटरी, कोई फर्जी हवाई बात नहीं है। तो स्वस्तिक इसलिए कि वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट कर दो इतनी ढेर सी कि अगर कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो इम्पैक्ट न कर पावे। इस तरह गर्भवती महिलाओं को, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके संरक्षक जो माताएं हैं, उन आदरणीयों के संरक्षण का विशेष प्रयास अवश्य करना चाहिए। तक हमने चर्चा की ग्रहण के समय क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, ग्रहण के बाद क्या करना है, और अब हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि ग्रहण के बाद हमें कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। आचार्य जी। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव का मंत्र है ओम शांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इसके अलावा इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। आप विश्व देवों का भी ध्यान कर सकते हैं। विश्व देवों में 10 देवता शामिल हैं। इनमें इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रावरुण और अंगिरस शामिल हैं। मंत्र है ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्वनीयै नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगिरसाय नमः। इन मंत्रों के जाप के साथ ही ग्रहण के दौरान थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा, हो सके तो सफ़ेद या सूती हो, सफ़ेद हो सूती हो सर्वश्रेष्ठ है, सफ़ेद हो श्रेष्ठ है, सूती हो श्रेष्ठ है। ऐसा कपड़ा निकाल के रख लें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको चंद्रदेव के शुभ फल प्राप्त होंगे। बता दूं कि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके दूसरे पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए तथा घर के मंदिर में रखे सभी देवताओं की मूर्तियों को पुनः गंगा या चित्रों पर गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए। ये सारे कृत्य करने चाहिए। और आइए हम जान लेते हैं विभिन्न राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ग्रहण आपके जन्म पत्रिका में किस स्थान पर लगेगा, साथ ही इस शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हमें इस चंद्र ग्रहण में क्या उपाय करने चाहिए, आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी। जरूर। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। चूंकि ये तुला राशि में ग्रहण लग रहा है, इसलिए मेष राशि वालों ये चंद्र ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा, यानी जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों पर यह ग्रहण लगेगा। इसके प्रभाव से आपको जीवन साथी का सहयोग पाने में कुछ समस्या हो सकती है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। कामों को पूरा करने में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लिहाजा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी सतर्क रहना चाहिए। इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए दूध का दान करना चाहिए। और वृष राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा और ये स्थान स्वास्थ्य, मित्र और शत्रुओं से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। मित्रों से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको मित्रों से तालमेल बनाकर रखना होगा। लिहाजा इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए अपने पिता को अपने हाथों से दूध पिलाना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपका यह चंद्र ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर का संबंध हमारी संतान से है, हमारी बुद्धि से है, हमारे विवेक से है और हमारे रोमांस से है। इस ग्रहण के प्रभाव से संतान पक्ष से कुछ खुशखबरी मिलेगी। अपने गुरु से सहयोग पाने के लिए आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। लिहाजा इस ग्रहण के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए थोड़े से चावल और मिश्री
घर के किसी एकांत स्थान पर रख दीजिए और बाद में उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। और कर्क राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके चौथे स्थान पर लगेगा और चौथा स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे, वाहन लेने का मन बना सकते हैं, भूमि भवन का भी लाभ मिलेगा। अतः इस ग्रहण के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में माथा टेकना चाहिए। और सिंह राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर लगेगा और तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके भाई बहनों के धन में वृद्धि होगी, साथ ही आपको भी उनसे आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलेगा। अतः भाई बहनों का साथ बनाए रखने के लिए और उनकी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रिश्ते में घर की बड़ी महिलाओं को प्रणाम करना चाहिए और उनके काम में सहयोग देना चाहिए। कन्या राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके दूसरे स्थान पर लगेगा और ये स्थान धन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको अपने धन के प्रति कुछ चिंता हो सकती है। आपके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। बेवजह किसी से वाद विवाद में उलझने से बचिए। चतुराई से आप इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। लिहाजा इस चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर की बुजुर्ग महिला की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तुला राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके पहले यानी लग्न स्थान पर लगेगा और ये स्थान स्वयं का माना जाता है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको अपने कार्यों को पूरा करने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अतः स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए और ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए किसी भी पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा यानी आपके शैया सुख पर लगेगा। परिवार को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है, आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। लिहाजा पारिवारिक चिंता से मुक्ति पाने के लिए इस ग्रहण के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने किसी भी कार्य की शुरुआत पानी पीकर करनी चाहिए। और धनु राशि वालों, ये ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। 11वां स्थान आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव आपके लिए अच्छे होंगे। आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इनकम के अलग अलग सोर्सेज मिलेंगे। अतः शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए दूध से बनी कोई चीज छोटे बच्चों को खिलानी चाहिए। मकर राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा यानी आपके और आपके पिता के करियर पर यह ग्रहण लगेगा। आप और आपके पिता को मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अतः अपने करियर में और मानसिक रूप से परेशानियों से बचने के लिए रात के समय दूध पीने से बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा, भाग्य में लगेगा। जीवन में उतार चढ़ाव होगा, भाग्य के साथ थोड़ा कम मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उतना फायदा जरूर होगा। किसी भी स्थिति में आपको सोच समझकर ही कोई फैसला लेना बेहतर होगा। अतः चंद्रदेव के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए एक कटोरी में सफेद चावल डालकर अपने मंदिर में रखने चाहिए और ग्रहण के बाद उन्हें दान कर देना चाहिए। मीन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा। ये स्थान आयु से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको धन लाभ होगा, लेकिन आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जरूरत की चीज़ों पर पैसे खर्च होंगे। लिहाजा चंद्रदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो साल 2023 का ये पहला चंद्र ग्रहण है और इसको लेकर हमारी खास चर्चा लगातार जारी है। अभी हमने जाना कि किन राशियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और यह चंद्र ग्रहण आपके जन्म पत्रिका के किस स्थान पर लगेगा, इसके लिए क्या उपाय करना है, अब ये हम आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंद्र ग्रहण का संबंध भूकंप से भी जोड़ा जाता है और अब बात करेंगे चंद्र ग्रहण के दौरान किए जाने वाले विशेष उपायों की। लेकिन उससे पहले चंद्रमा के बारे में कुछ जान लेते हैं। बता दूं कि हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को देवताओं के समान ही दर्जा दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र और वेदों में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है।
चंद्रमा मनसा जा तो वैसे तो चंद्रमा को सुख और शांति का कारक माना जाता है, लेकिन चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियों में या अन्य ग्रह की स्थितियों के कारण मानसिक रूप से परेशानियों का कारक भी बन जाता है, उनका भी सामना करवाता है। आपने देखा होगा आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या बेवजह परेशान हो जाते हैं। इस डिप्रेशन या मानसिक उलझन की वजह चंद्रमा है। इसके अलावा जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। चंद्रमा उन 14 रत्नों में से एक है, जिसे बाद में भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। माना जाता है कि अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की रचना भी ऋषियों द्वारा की गई है। बता दूं कि चंद्रदेव शंख के समान उज्ज्वल 10 घोड़ों वाले अपने रथ पर कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। इनके वस्त्र अश्व वो भी श्वेत रंग के हैं। इनके एक हाथ में गदा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। सर्वमय 16 कलाओं से युक्त चंद्रदेव के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ब्रह्मा जी ने इन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा कहा है। नक्षत्रों के साथ चंद्रमा की गति के आधार पर ही संधियों, महीनों और पर्वों का विभाजन भी किया जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियों में किन किन उपायों को करने से विपरीत परिस्थितियों से भी हमें निजात मिल सकती है। आचार्य जी। जरूर। अगर आपको पैसों की लगातार हानि हो रही है या आपका व्यापार धीमी गति से चल रहा है तो इसके पीछे चंद्रमा की विपरीत परिस्थिति का असर हो सकता है। इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने आसपास 5 सफ़ेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर आप अपने पैसों के फ्लो को और बढ़ाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 21 सोमवार तक लगातार भगवान शंकर के मंदिर में चावल, चांदी या दूध का दान करें। ऐसा करने से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। और अगर आपको कुछ समय से व्यावसायिक यात्राओं के दौरान परेशानी हो रही है और आप जिस काम के लिए यात्रा करते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते, यात्रा में बाधाएं आती हैं और आपके मन में उस काम को लेकर दुविधा हो रही है, तो सूर्यास्त के बाद यानी रात के समय दूध पीना अवॉइड करें और ना ही किसी को दूध पीने के लिए दीजिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। और डिप्रेशन से बचने के लिए सफ़ेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे को सोमवार के दिन घर में लगाकर उसकी प्रतिदिन देखभाल करें। डिप्रेशन के साथ साथ जिन लोगों को पानी के संपर्क में आने से डर बना रहता है उन्हें भी इससे फायदा मिलेगा। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन की समस्या से छुटकारा मिलेगा।